अभी अब तक तो हमने अर्थ समझा था TQM का, उससे संबंधित विधियां, टेक्निक्स, उसके गुरु, ये सारी चीजें जानी। मूल रूप से अपने जो कोर्स में टॉपिक है वो तो ये है। अब तक जो पढ़ा था केवल इसको जानना, TQM क्या है। लेकिन अब जो अपने कोर्स में टॉपिक दे रखा है TQM इन एजुकेशन, शिक्षा के अंदर TQM, हेडिंग डालिए, शिक्षा में TQM, शिक्षा में TQM यानी टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट है, इसका उपयोग हम किस में करेंगे? शिक्षा में। और शिक्षा में क्या लाना चाहते हैं हम? गुणवत्ता लाना चाहते हैं, सुधार लाने के लिए। शिक्षा में क्या लाने के लिए? गुणवत्ता और सुधार। जो परंपरागत तरीके चल रहे हैं उन तरीकों से देखिए हमारी एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आ सकती, इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार लाने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस की गई? TQM की अवधारणा को किसमें अपनाया? शिक्षा में। तो लिखिए एक लाइन, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता व सुधार लाने के लिए, गुणवत्ता व सुधार लाने के लिए TQM की अवधारणा को, TQM की अवधारणा को अपनाया गया। पैराग्राफ बदलिए, TQM की अवधारणा का, TQM की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण प्रोफेसर मुखोपाध्याय ने दिया। प्रोफेसर मुखोपाध्याय, प्रोफेसर मुखोपाध्याय ने दिया। जैसे गुरुकुल प्रणाली, जैसे गुरुकुल प्रणाली। पेपर में अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन TQM का उदाहरण भारत में देखने को मिलता है तो वो कौन सा है? गुरुकुल प्रणाली। किसने दिया ये उदाहरण? प्रोफेसर मुखोपाध्याय। उसके बाद लिखिए पैराग्राफ बदलकर, एडवर्ड सैलिस ने, एडवर्ड सैलिस ने अपनी पुस्तक TQM इन एजुकेशन, TQM इन एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात कही। गुणवत्ता लाने की बात कही और उसके अनेक पैरामीटर्स बताए, और उसके अनेक पैरामीटर्स बताए। लिखिए एक परिभाषा, हार्वे के अनुसार, एक डेफिनेशन लिखिए, हार्वे के अनुसार हार्वे के अनुसार शिक्षा में TQM, शिक्षा में TQM
का आश्य, शिक्षा में TQM का आश्य संपूर्णता से नहीं वरन परिवर्तन लाने से है। संपूर्णता से नहीं वरन परिवर्तन लाने से है। शिक्षा में सामान्यतः यह परिवर्तन विद्यार्थियों के जीवन के अनुभवों को परिवर्तित करके उन्नत और शक्ति संपन्न बनाते हैं। उन्नत और शक्ति संपन्न बनाते हैं। उन्नत और शक्ति संपन्न बनाते हैं। देखिए दूसरी परिभाषा और है, ये भी बहुत अच्छी है TQM इन एजुकेशन की। स्पार्क के अनुसार दो परिभाषाएं हार्वे की थी। पहली तो उन्होंने संपूर्णता से नहीं, उन्होंने किस पर जोर दिया? परिवर्तन लाने पर जोर दिया। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना ही क्या माना? TQM, ताकि विद्यार्थियों की क्या हो सके? उनके उन्नत हो सके। उन्नत का मतलब गुणवत्ता आ सके और उनमें शक्ति संपन्न हो सके बच्चे। दूसरी डेफिनेशन है हार्विक ना स्पार्क के अनुसार, लिखो स्पार्क के अनुसार शिक्षा के TQM उद्देश्यपूर्ण, उचित, सार्थक, अधिगम लक्ष्यों को विशेषीकृत करने और विद्यार्थियों द्वारा उन्हें प्राप्त करने हेतु शक्ति संपन्न बनाना। तो यहां पर जो बात कही है, देखिए हमारे TQM के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य, उसके बाद देखिए उचित और सार्थक अधिगम लक्ष्य, इनको प्राप्त करने के लिए देखिए बच्चे को क्या बनाना, यानी विद्यार्थी को क्या बनाना? शक्ति संपन्न बनाने की बात कही। किसके माध्यम से? TQM के माध्यम से। तो ये दो परिभाषाएं थी, पूछी जा सकती हैं एग्जाम के अंदर। अब हेडिंग डालिए TQM, अगला टॉपिक इसमें लिखिए TQM के शिक्षा के क्षेत्र में आयाम। TQM के शिक्षा के क्षेत्र में आयाम। इसका मतलब यह है कोई भी हमारी संस्थान हो, जैसे चाहे हमारा स्कूल हो या हमारा कॉलेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकती है। क्या आयाम है? 4 आयाम बताए गए हैं। देखिए किसके लिए? TQM के लिए। पहला आयाम बताया गया भौतिक,
इसके अंदर देखिए भौतिक चीजों को लिया गया है। भौतिक चीजों में क्या आता है, जैसे हमारा भवन, क्या है ये, भौतिक चीज। उसके अलावा देखिए जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बिल्डिंग, चार दुआरी, उसी के अंदर पुस्तकालय, पानी की टंकी, और ये हमारे सब किस में आ जाएंगे, भौतिक चीजों में। इनसे भी देखिए क्वालिटी आती है। दूसरे नंबर पर बताया बौद्धिक। बौद्धिक का अर्थ है पढ़ने लिखने से संबंधित। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया, ये सब किस में आएंगी, बौद्धिक। फिर आता है भावनात्मक। इसके अंदर देखिए शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध की बात आएगी कि वहां जो शिक्षण हो रहा है बाल केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है, और किस तरह के रिलेशन है, और वहां का वातावरण कैसा है स्कूल का। फिर उसके बाद आता है आध्यात्मिक। इसके अंदर देखिए नए नए नवाचार और मूल्यों को शामिल किया गया है कि बच्चों के अंदर उस इंस्टीट्यूट से किस तरह के देखिए मूल्यों को विकसित किया जा रहा है, नए नए प्रयोगों को शामिल किया जा रहा है या नहीं, नवाचारों का प्रयोग हो रहा है या नहीं। ये सब किस में आ जाएंगे, अपने आध्यात्मिक आयाम में। तो कितने आयामों में बांटा गया है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। TQM के अनुसार शिक्षा के कितने आयाम होते हैं, 4। पहला आयाम भौतिक, दूसरा बौद्धिक, और तीसरा उसके बाद दे रखा है भावनात्मक, और चौथा कौन सा है, आध्यात्मिक। तो लिखो नंबर 1 भौतिक आयाम, भौतिक आयाम। और भौतिक आयाम में लिख लीजिए आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना। अब आधारभूत संरचना में ये सब चीजें आ जाती है, भवन वगैरह, चार द्वारी, पेयजल टंकी वगैरह, और साइकिल स्टैंड, कंप्यूटर लैब, ये सब क्या है, आधारभूत संरचनाएं। नंबर 2 बौद्धिक आयाम, बौद्धिक आयाम पढ़ने लिखने से संबंधित, बच्चे का जिसमें मानसिक विकास हो। बौद्धिक आयाम में लिखो उसका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वह मूल्यांकन, वह मूल्यांकन। नंबर 3 भावात्मक आयाम, भावात्मक आयाम। इसमें लिखिए परस्पर संबंध, परस्पर संबंध। किसके बीच में, कोष्टक में लिख लो, शिक्षक, शिक्षार्थी के मध्य। फिर उसके बाद आता है अपने इसमें आध्यात्मिक आयाम, और आध्यात्मिक आयाम में लिखिए मूल्य, प्रयोग, नवाचार, मूल्य, प्रयोग, नवाचार, खोज, लक्ष्य, मूल्य, प्रयोग, नवाचार, खोज, लक्ष्य। ये सब किस में आएंगे, आध्यात्मिक। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ता किसको माना गया है भाई, क्योंकि देखिए कंपनी में, इनमें तो उपभोक्ता वो जो माल खरीदे वो है। यहां उपभोक्ता कौन है, जिसका देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से संबंध हो, वो सब कौन है, उपभोक्ता। पहला उपभोक्ता तो हमारा विद्यार्थी होता है, इसलिए यहां उपभोक्ता को देखिए 2 भागों में बांटा गया। एक तो बाह्य उपभोक्ता और दूसरा कौन सा है, आंतरिक उपभोक्ता। बाह्य उपभोक्ता में सबसे पहले देखिए बांटा गया जिसे कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, बालक यानी शिक्षार्थी।
उसके बाद आता है द्वितीय उपभोक्ता, उसके माता पिता या अभिभावक। और तीसरे देखिए अभिभावक के बाद कौन होता है, उसका समाज। तो तृतीय उपभोक्ता किसको माना गया, समाज और सरकार को। तो पहला उपभोक्ता कौन है, विद्यार्थी। दूसरा कौन होगा उससे जुड़ा हुआ, माता पिता। और तीसरा उपभोक्ता कौन है, समाज। तो ये हमारी शिक्षा में कंज्यूमर वाला कंसेप्ट यहां भी अपना लिया हमें। अब इनको ध्यान में रखते हुए हमें उत्पादन करना है, अर्थात शिक्षा देनी है। आप देखिए जब मैं आपको टीक्यूएम पढ़ा रहा था तो उसमें आपको एक सिद्धांत बताया था, उपभोक्ता केंद्रित। तो हमारी शिक्षा पद्धति क्या हो, इसको ध्यान में रखकर बनाई जाए। यहां उपभोक्ता कौन है, बच्चा। जैसा बच्चा चाहता है वैसा ही उसको शिक्षण कराया जाए। फिर आता है आंतरिक उपभोक्ता। आंतरिक उपभोक्ता में अध्यापक और वहां उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी। तो लिख लीजिए आप अपने इसके अंदर, शिक्षा क्षेत्र में उपभोक्ता, शिक्षा क्षेत्र में उपभोक्ता। एक लाइन लिख लो इसमें, शिक्षा क्षेत्र में, बाद में बनाना सारणी, पहले एक लाइन लिख लो। शिक्षा के अंतर्गत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए अनेक उपभोक्ता होते हैं। अनेक उपभोक्ता होते हैं जिन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है। अब बना लीजिए ये ग्राफिक। जो पहला उपभोक्ता है बाह्य और दूसरा होता है आंतरिक। बाह्य को तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता शिक्षार्थी, द्वितीय उपभोक्ता अभिभावक यानी माता पिता, और तीसरे नंबर पर आता है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता में देखिए हमने जिसे शामिल किया है वो कौन है, समाज और सरकार। फिर आता है बाह्य। बाह्य में देखिए एक तो है हमारा शिक्षक और उसके साथ काम करने वाले अन्य कार्मिक, या हम कहते हैं सहायक कार्मिक। दो तरह से वर्गीकरण बनाना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। द्वितीय उपभोक्ता किसे कहा गया है टीक्यूएम में, माता पिता या अभिभावक को। प्राथमिक उपभोक्ता सीधा सा है इसके अंदर, शिक्षार्थी होगा अर्थात विद्यार्थी।
आगे बढ़े भाई। उतार लिया सबने? चलो आगे चलते हैं। अब कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। शिक्षण संस्थान के प्रमुख गुणवत्ता संकेत, कि ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जिनको हम पैरामीटर्स को काम में लेते हैं मापने के लिए। तो यहां कुछ संकेत बताए गए हैं, हेडिंग डालिए। शिक्षा संस्थान के प्रमुख गुणवत्ता संकेतक। संकेतक हर फील्ड के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। स्कूल के अलग हैं तो कॉलेज के अलग होते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं दोनों को एक साथ, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के कुछ पैरामीटर्स अर्थात कुछ संकेतक। पहला जो संकेतक लिखा गया है इसमें है पाठ्यचर्या। और पाठ्यचर्या की देखिए योजना और उसका क्या है डिजाइन। डिजाइन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रारूप। हिंदी में क्या कह देते हैं उसका? प्रारूप, अर्थात रूपरेखा। किसकी? पाठ्यचर्या। अब पाठ्यचर्या देखिए जब आता है तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करिकुलम। और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर क्या है दोनों में यदि हम बात करें तो भाई बड़ा कौन होता है? जैसे नाम सुना होगा ना आपने, NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये जो C है ये है करिकुलम। करिकुलम। और करिकुलम को हिंदी में क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या। दूसरा नाम है इसका शिक्षा क्रम, अर्थात शिक्षा के उद्देश्यों को क्रम से लिखना। शिक्षा के उद्देश्यों को क्रम से लिखना। और जिस पुस्तक में लिखा जाता है वो पुस्तक कहलाती है पाठ्यक्रम की पुस्तक। उद्देश्य कितने होते हैं शिक्षा के? तीन कौन कौन से होते हैं भी? पहला उद्देश्य कौन सा होता है? ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा साइकोमोटर, जिसे मनोगतिक कहा जाता है। 3 उद्देश्य होते हैं शिक्षा के। अब आप देखिए इनमें से एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या बनाते हैं? सिलेबस बनाते हैं। और सिलेबस को हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम। दूसरा शब्द कौन सा हमारे पास? पाठ्यक्रम। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? सिलेबस। और सिलेबस का संबंध देखिए हमेशा किससे होता है? केवल एक उद्देश्य, ज्ञानात्मक। और इस ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिलेबस पर आधारित हम क्या बनाते हैं? टेक्स्ट बुक। क्या बनाते हैं? तो देखिए हमारी किताब जो होती है वो किस पर आधारित है? केवल एक उद्देश्य पर आधारित। लेकिन शिक्षा का क्रम बड़ा होता है, 3 उद्देश्य पर आधारित। इसलिए तो यहां लिखा पाठ्यक्रम, पाठों को क्रम से लिखना। जिस पुस्तक में पाठों को क्रम से लिखा जाता है उसी को हम कहते हैं पाठ्य पुस्तक। और वो केवल एक ही उद्देश्य पर आधारित होता है। इसलिए देखिए हम यहां पर यह भी बना सकते हैं, ये हमारा करिकुलम है, इसका छोटा सा पार्ट होता है हमारा पाठ्यक्रम, जिसको हम क्या कहते हैं? सिलेबस। सिलेबस संबंध केवल एक उद्देश्य से, ज्ञानात्मक। और ये पूरा क्या है? करिकुलम, अर्थात इसका शिक्षा के उद्देश्यों से संबंध होता है। उद्देश्य, और उद्देश्य कितने होते? 3। तो इस पूरे करिकुलम का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम। तो ये दोनों चीजें हैं अपने इसके अंदर। तो यहां हम जो देख रहे थे, देखिए सबसे पहले जो इसमें संकेतक लिया वो क्या लिया हमने? पाठ्यचर्या कि क्या बनाना? योजना बनाना। और उसके बाद उसका प्रारूप, और इसका प्रारूप जो कहलाता है NCF। ऐसे स्टेट में तैयार होता है उसे कहा जाता है SCF, ये तैयार करना। दूसरे नंबर पर आता है देखिए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का संचालन एवं उसका क्या करना? मूल्यांकन करना। तीसरे नंबर पर दिया गया है देखिए इसमें अनुसंधान, शोध, विकास एवं विस्तार। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए? क्रियात्मक अनुसंधान होने चाहिए ताकि जो भी समस्याएं आए उनका तात्कालिक समाधान हो जाए। फिर आता है बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा क्या होता है?
आधारभूत संरचना को ही क्या कहते हैं? बुनियादी ढांचा। जैसे चार द्वारी, भवन, पुस्तकालय, ये सब क्या है? बुनियादी ढांचा। और फिर आता है अधिगम संसाधन। अधिगम संसाधन होते हैं शिक्षण में काम आने वाली सामग्री। फिर उसके बाद देखिए दिया गया छात्र सहयोग एवं उनकी प्रगति। तो देखिए बच्चों की प्रगति को भी पैरामीटर्स में लिया गया। प्रगति का मतलब परिणाम कैसा रहा, बच्चों के परसेंटेज कितने आए। एक तो पास ही हो बच्चे, एक 90 अबाउ नंबर आए, तो क्वालिटी किसमें ज्यादा होगी? पास होने में या 90 अबाउ में? ये भी पैरामीटर शामिल किए गए। संगठन एवं प्रबंधन। दूसरा देखिए बहुत सारे संगठन हैं, उनको भी शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की गई। जैसे अपने राजस्थान में बात करें एसएमसी और एसडीएमसी। लास्ट में स्वस्थ प्रक्रियाएं। ऐसी प्रक्रियाओं को भी अपनाया जाए जिससे देखिए बच्चे के एक स्वस्थ मानसिकता का विकास हो। जैसे मूल्य, किसको अपनाया जाए? मूल्य शिक्षा को अपनाना। खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब किस में आती हैं? स्वस्थ प्रक्रियाओं में। तो लिखिए आप इन सारे संकेतों को। नंबर 1 पाठचर्या, योजना व प्रारूप। उतारो आप इनको एक एक करके। इसके बाद लिखिए एडवर्ड डेमिंग और शिक्षा। यानी एडवर्ड डेमिंग द्वारा दो विचारधाराएं दी गई थी, उनका शिक्षा में क्या उपयोग है, शिक्षा के क्षेत्र में हम उपयोग कर भी सकते हैं या नहीं। एडवर्ड डेमिंग एवं शिक्षा। एडवर्ड डेमिंग द्वारा देखिए दो अवधारणाएं दी गई थी। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था डेमिंग चक्र, पीडीसीए। उसके अलावा इसने एक सिद्धांत और दिया था जिसका नाम था श्रृंखला प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत का हम प्रयोग कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा देखिए इन्होंने गुणवत्ता नियंत्रण के 14 पॉइंट्स, बिंदु। दो चीजें थी इनकी।
अब देखिए इस सिद्धांत को हम अपना सकते हैं। क्या था इस सिद्धांत को, पहले इसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा सबसे पहले एडवर्ड डेमिंग ने गुणवत्ता में सुधार करना। सुधार करना, और जैसे ही आप गुणवत्ता में सुधार करोगे आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में क्या होगा, सुधार होगा। और जब आपकी देखिए उत्पादन में सुधार होगा तो सीधा सा है, देखिए आपका उत्पादन बढ़ेगा तो आप मार्केट में जिंदा रहोगे, मार्केट में बने रहोगे, बाजार में बने रहोगे। यह था एडवर्ड डेमिंग का सिद्धांत, श्रृंखला प्रतिक्रिया। अर्थात आप गुणवत्ता गिरा दोगे, उत्पादन अपने आप ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग खरीदने वाले नहीं होंगे और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। अब इसको शिक्षा में लेके आए तो शिक्षा में सीधा सा है, अगर आप अपने विद्यालय के अंदर क्वालिटी का रिजल्ट दोगे, परिणाम दोगे, तो जितने भी शिक्षा के क्षेत्र के इंस्टीट्यूट हैं उनके बराबर खड़े रहोगे आप। और आप जब खड़े रहेंगे, उत्पादन का मतलब क्या है कि बच्चों की जो क्वालिटी है ना उसमें क्या होगा, सुधार होगा। और आप मार्केट में क्या रहोगे, बने रहोगे। अगर आपने अपना स्कूल का परीक्षा परिणाम पिटवा लिया और अच्छा परिणाम नहीं रहा, क्वालिटी नहीं रही, तो लोग क्या कह देंगे, अरे उस स्कूल में क्या करोगे जाके, उसका परिणाम तो अब की बार 10वीं का 10% रहा है, उसके टीचर्स को तो 4 सीट मिली है। हम देखिए प्राइवेट स्कूलों की भी बात करें, कौन से स्कूल को अच्छा बताते हैं भाई, कौन से स्कूल को अच्छा कहते हैं? उस स्कूल को अच्छा कहते हैं जिसमें पढ़ाई बहुत अच्छी हो, बच्चे बड़े अनुशासित रहते हो, हर प्रकार की गतिविधियां आयोजित करवाई जाती हो, उसको हम क्या कहेंगे, अच्छा स्कूल है। साथ में उसका परीक्षा परिणाम भी कैसा है, अच्छा है। तो परीक्षा परिणाम क्या है, हमारा उत्पादन है, जो हमारे पास आउटपुट आया। गुणवत्ता क्या है, हमारा परीक्षा परिणाम, जिसमें हमें क्या करना है, सुधार। और जब हम सुधार करेंगे तो अपने आप ही देखिए उत्पादन, बच्चे अपना आप ही भगे हुए आएंगे, दौड़े हुए आएंगे, और इतनी संख्या हो जाएगी कि कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा स्कूल वाला। अगर संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है तो अपने आप क्या गिर जाएगी, फिर क्वालिटी गिर जाएगी। क्वालिटी गिरेगी तो अपने आप ही आप आउट हो जाओगे मार्केट से अगले साल। तो देखिए ये उत्पादन के क्षेत्र में दिया गया था उनका ये सिद्धांत, लेकिन इसको हम किस में अपना रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। ये 3 बातें बताई थी उन्होंने। एक बात तो कौन सी है, गुणवत्ता में सुधार, दूसरे नंबर पर उत्पादन में सुधार, और तीसरे नंबर पर आप मार्केट में बने रहोगे। और दूसरी बात क्या थी उनकी, गुणवत्ता नियंत्रण के कितने पॉइंट बताएं, 14 पॉइंट हैं। हमारे तो 14 सिद्धांत याद रह जाएं वही काफी हैं हेनरी फ्यूल के। अब 14 पॉइंटों का क्या करेंगे लिख के, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं उनको, और ये 14 पॉइंट पूछे भी नहीं जाएंगे इनके, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है। गुणवत्ता नियंत्रण के 14 बिंदु किसने बताए, किसने बताए थे, एडवर्ड डेमिंग ने। इसको उतार लीजिए, यही थे इनके 2 सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। श्रृंखला प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, एडवर्ड डेमिंग। 14 पॉइंट्स किसने बताए, एडवर्ड डेमिंग। और यही थे एडवर्ड डेमिंग, और इसीलिए देखिए इन्हें कहा जाता है टीक्यूएम का जनक। अब एक क्वेश्चन है मेरा, क्या भारत के अंदर ऐसी कोई इंस्टीट्यूट्स, ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई एजेंसी बनाई गई है जो देखिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर गुणवत्ता को नियंत्रित करती हो? सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट सवाल है इस टीक्यूएम का ये। भारत में ऐसी कोई एजेंसी बनाई गई है क्या जो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को नियंत्रित करती हो? आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा उसका नाम। और एक इंस्टीट्यूट बनाई गई है जिसका नाम है प्रत्यायन संस्थान, नाम भी नहीं सुना होगा, एक्रोडेशन, नेशनल एक्रोडेशन बोर्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सुना है कभी नाम? नहीं सुना होगा। और ये हमारे देश की क्वालिटी एजुकेशन को कंट्रोल करता है, उसके लिए बोर्ड बनाया गया है। क्योंकि हमारा टॉपिक भी क्या था, टीक्यूएम इन एजुकेशन। तो लिखिए, आप हेडिंग डालिए,
भारत में TQM, भारत में TQM, एक लाइन लिखो इसमें, कौन से क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में है ये भी ध्यान रखना। विशेषकर हम किस में देखेंगे? शिक्षा में। भारत में गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार की संस्थाएं बनाई गई हैं। दो प्रकार की संस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान, दूसरी भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारतीय गुणवत्ता परिषद। भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। एक है भारतीय मानक संस्थान। कितनी एजेंसी काम कर रही है? दो। अब आप देखिए, ये जो भारतीय मानक जो संस्थान है, गुणवत्ता के क्षेत्र के अंदर एक पुरस्कार भी देता है, और जो हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार, प्रति वर्ष दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। ये देखिए, भारतीय मानक संस्थान द्वारा देखिए प्रति वर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार। और ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो प्रति वर्ष दिया जाता है। किसको दिया जाता है? उत्कृष्ट कार्य करने वाले इंस्टीट्यूट्स को दिया जाता है, अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रति वर्ष दिया जाता है। उसके बाद देखिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा भी एक नहीं दो पुरस्कार दिए जाते हैं। एक पुरस्कार तो दिया जाता है साहा गुणवत्ता पुरस्कार, गुणवत्ता पुरस्कार। दूसरा है गुणवत्ता चैंपियन पुरस्कार। चैंपियन पुरस्कार तो व्यक्ति को दिया जाता है, क्योंकि चैंपियन तो कौन बनता है? व्यक्ति बनता है। और सहा गुणवत्ता जो पुरस्कार दिया जाता है ये प्रोजेक्ट को दिया जाता है। ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? प्रोजेक्ट। जो देश का बेस्ट प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट को दिया जाता है सहा गुणवत्ता पुरस्कार। और एक पुरस्कार है अपने इसके अंदर जिसका नाम है गुणवत्ता चैंपियन पुरस्कार, व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। तो हमारे देश में 3 पुरस्कार हैं गुणवत्ता के क्षेत्र में दिए जाने वाले। एक का नाम तो था राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार प्रति वर्ष, और 2 दिए जाते हैं भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा, साहा गुणवत्ता पुरस्कार और गुणवत्ता चैंपियन पुरस्कार। तो ये तो सामान्य हो गए पुरस्कार। सवाल जो मैंने आप लोगों से पूछा था, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता का पुरस्कार देने वाली एजेंसी कौन सी है?
नीचे क्वेश्चन ही लिख लो आप सीधा, नीचे नोट कर लीजिए। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के लिए प्रबंधन करने वाली संस्था और वो काम करेगी इसी के अधीन, भारतीय गुणवत्ता परिषद, NABET, नाबेट। क्या नाम है उसका? उत्तर लिखो, NABET। और क्या है ये? NABET, नाबेट, गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली, प्रबंधित करने वाली एजेंसी। और वो भी कौन से क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में भारत की। पूरा नाम देखिए, एन से होता है नेशनल, फिर देखिए ए का मतलब होता है एक्रेडिटेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रतायन। एक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है? प्रतायन। प्रतायन क्या होती है? आधिकारिक मान्यता मिली हुई हो जिसको। एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यह है नाबेट का पूरा नाम। और मोस्ट लिख लेना इसके ऊपर, पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को। हिंदी में भी नाम लिख लो। शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रतायन बोर्ड, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रतायन बोर्ड। यानी सीधा सा है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रतायन बोर्ड। कहां पर है ये बोर्ड? दिल्ली में है ये। किसके अधीन काम कर रहा है? ये जो बोर्ड काम करता है भारतीय गुणवत्ता परिषद के अधीन काम करता है। ये देखिए, और इसी के द्वारा 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तो शाह पुरस्कार और दूसरा चैंपियन पुरस्कार। और राजीव गांधी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय मानक संस्थान द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे अपने इसमें। देखिए हेडिंग डालिए, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। कुछ रिपोर्ट्स हैं। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है SEQI का, इसलिए देखिए इसका पूरा नाम भी लिख लीजिए, SEQI, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स।
नाम लिखा। अब देखिए ये जो SCQI, SC का मतलब क्या होता है? स्कूल एजुकेशन, Q का मतलब क्वालिटी, I का मतलब इंडेक्स। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स पहली बार जारी किए नीति आयोग ने। तो 2019 में। और ये जो इंडेक्स बनाए थे नीति आयोग ने, उसका आधार वर्ष माना। आधार वर्ष का मतलब है जहां से हम तुलना करते हैं। आधार वर्ष माना गया था 2015-16 को। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये किसकी रिपोर्ट है? नीति आयोग की। 30 सितंबर 2019 को जारी की थी नीति आयोग ने ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के जो इंडेक्स यानी जो डेटा तैयार किए थे वो किससे तैयार किए गए थे? 2015-16 के आंकड़ों से। आंकड़े कहां से लेकर आए नीति आयोग? यूडाइस से। कहां से लिए? यूडाइस। यूडाइस एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें स्कूल के माध्यम से सूचनाएं भरी जाती हैं। बहुत बड़ा इंडेक्स। पहले ये अपने कोर्स में भी था ये टॉपिक यूडाइस, लेकिन अब नहीं है कोर्स में। और उस यूडाइस से देखिए डेटा उठाए इन्होंने 2015-16 के। फिर उन्होंने अपना इंडेक्स तैयार किया और फिर जारी किया 30 सितंबर 2019 को। किसने जारी किया? नीति आयोग ने। आधार वर्ष किसे माना? और इन्होंने देखिए जो जारी किए गए डेटा वो आपके सामने है। SEQI इंडेक्स की रिपोर्ट आपके सामने नीति आयोग की। 3 टुकड़ों में बांटी इस रिपोर्ट को। पहले नंबर पर देखिए 20 बड़े इसके अंदर राज्यों को शामिल किया। दूसरे नंबर पर देखिए 8 राज्यों को इसके अंदर शामिल किया गया, छोटे राज्यों को। 8 क्या हैं? छोटे राज्य। फिर उसके बाद देखिए 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया। अब इसके अंदर देखिए ये 20 तो ये रहे और 8 ये, कितने हो गए? 28 राज्य। 2019 में तो 29 राज्य थे। एक राज्य छूट गया। कौन सा छूट गया? जिसको शामिल नहीं किया गया था नीति आयोग ने उसमें? पश्चिमी बंगाल को। किसको शामिल नहीं किया था इसके अंदर? पश्चिमी बंगाल को देखिए इसमें शामिल नहीं किया गया। अब उसके क्या कारण रहे, कैसे रहे, वो तो नीति आयोग ही जाने। आज के दिन कितने राज्य हैं? कितने? 28। लेकिन 19 में कितने थे? 29 राज्य थे। एक बच गया। देखिए 20 और 8 28 और 1 29। तो बड़े राज्यों की रिपोर्ट देखते हैं। बड़े राज्यों में पहली रैंक किसकी आई थी? केरल की। यह पूछा जाएगा परीक्षा में आप लोगों से। नीति आयोग के अनुसार TQM के अंदर पहली जो रैंक कौन सी थी इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखें। दूसरी रैंक किसकी रही? राजस्थान हमारा सेकंड रैंक था। देखिए उसके बाद देखिए थर्ड रैंक किसकी रही? कोई बात नहीं, ये याद नहीं करनी इतनी। लास्ट रैंक किसकी रही थी? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो रैंक थी देखिए आप पैरामीटर देखिए 36.4%। प्रति का मतलब है प्रतिशत। ये तो पहली रैंक पर केरल, लास्ट रैंक पर उत्तर प्रदेश। इतने आंकड़े याद रह जाए वो भी काफी हैं। और राजस्थान की रैंक सेकंड। अब देखिए 8 जो हमारे इसके अंदर छोटे राज्य हैं उनके अंदर फर्स्ट रैंक मणिपुर की। किसकी रहती है? मणिपुर की। और सबसे लास्ट रैंक रहती है अरुणाचल प्रदेश की। ये तो बराबर से ही हैं यूपी और अरुणाचल प्रदेश। अब आप सोचिए यूपी की एजुकेशन कितनी है, कहां केरल 76 जो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखें, और कहां उत्तर प्रदेश की 36.4। बहुत बड़ा अंतर है। जस्ट आधे का अंतर है। ये देखिए आप, आधे से भी ज्यादा का है। उसके बाद आ जाइए यूनियन टेरिटरी यूटी। और इसके अंदर देखिए फर्स्ट रैंक आती है चंडीगढ़ की केंद्र शासित प्रदेशों में। और अंतिम जो रैंक आती है वो लक्षद्वीप की। कितनी आती है? इसकी रैंक तो देखिए हमारे यूपी से भी कम रही, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा। कितनी थी? 30%। ये लिखिए, ये डेटा आपको याद भी करना है। तो इससे पहले देखिए आपने जो लिखा था वो क्या था? स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। किसने जारी किए? नीति आयोग ने। कब? 2019 में। आधार वर्ष 2015। लिखो नीचे एक लाइन। नीति आयोग ने
नीति आयोग ने SEQI की रिपोर्ट को तीन भागों में प्रकाशित किया। तीन भागों में प्रकाशित किया। नंबर 1, पहले नंबर पर लिखिए भी, बड़े राज्य। कितने हैं? 20। लिखो इसमें फर्स्ट रैंक केरल। परसेंटेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछेगा आप लोगों से परसेंटेज। ये पहली रैंक किसकी थी? केरल। दूसरी रैंक राजस्थान। उसके बाद लिखिए लास्ट रैंक इसमें उत्तर प्रदेश। यानी 20वां स्थान किसका था इसमें? उत्तर प्रदेश का। लास्ट रैंक यूपी। अब लिखो नंबर 2, 8 छोटे राज्य। छोटे राज्य कितने हैं? 8। फर्स्ट रैंक मणिपुर। फर्स्ट रैंक मणिपुर। लास्ट रैंक किसकी है? अरुणाचल प्रदेश। फिर लिखिए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश फर्स्ट रैंक लिखिए चंडीगढ़। लास्ट रैंक लिखो लक्षद्वीप। और नीचे लास्ट में लिखिए नोट लगाकर। राजस्थान की ओवरऑल रैंक, राजस्थान की ओवरऑल रैंक सेकंड रही। ओवरऑल रैंक सेकंड रही। दूसरी लाइन लिखिए पश्चिमी बंगाल को, आज ओवरऑल रैंक राजस्थान की कितनी रही थी? सेकंड। और कितने प्रतिशत थी ये भी लिखो 72.86। 72.86, 72.86। और एक लाइन और लिख लीजिए पश्चिमी बंगाल को इस सर्वे में शामिल नहीं किया गया। पश्चिमी बंगाल को इस सर्वे में शामिल नहीं किया गया। एक रिपोर्ट और पढ़ लेते हैं, देखिए पीजीआई की रिपोर्ट। हेडिंग डालिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक। निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। यह भी नीति आयोग ने जारी की है। निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई,
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, सत्र 2017-18 को जारी की गई है। पीजीआई सत्र 2017-18 को यह रिपोर्ट जारी की गई। सत्रह 18 को जारी की गई। फिर लिखो, इसके अंतर्गत ही पीजीआईडी, इसके अंतर्गत ही पीजीआईडी रिपोर्ट भी जारी की गई। डी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, जिला। यानी ये रिपोर्ट देखिए, पीजीआई तो जारी कैसे की थी? राज्यों के आधार पर। और पीजीआईडी का मतलब क्या है? जिलों के पूरे देश के जिलों को रैंक दी गई, कौन सा जिला अच्छा है और कौन से की क्वालिटी है। तो बताओ, राजस्थान के 1 नंबर पर कौन सा जिला आया? सीकर पहले नंबर पे था इसमें, दूसरे नंबर पर और तीसरे पर जयपुर, क्योंकि 3 पूछे जाएंगे तो तीनों हमारे पास हैं। तो आपने लिखा, इसके अंतर्गत क्या जारी की गई? पीजीआईडी की रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार, लिखो आगे, जिसके अनुसार प्रथम स्थान सीकर, प्रथम स्थान सीकर, द्वितीय स्थान झुंझुनू और तृतीय स्थान जयपुर। और अंत में अब लिखिए गुणवत्ता के पुरस्कार, गुणवत्ता के पुरस्कार। पूरे वर्ल्ड में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? गुणवत्ता का। हाँ जी, नहीं, जिला का था, ये जिले की रैंक थी, मतलब पूरे देश के, राज्य का नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो हमारे राजस्थान के जिलों की रैंक है। ऑल इंडिया की अलग रिपोर्ट है, क्योंकि उसको हमने यहां लिखा नहीं, क्योंकि डेटा इतना ज्यादा हो जाता है, आप लोगों के याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि याद कैसे करें साहब इतने आंकड़ों को। बहुत सारी हर साल जारी होती हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है आपके सामने, जो थी 17-18 को आधार मानते हुए जारी की गई। इसके बाद नहीं आई है, आ जाएगी तो जोड़ देंगे आगे, जैसे नई रिपोर्ट आएंगे और जुड़ती चली जाएंगी, पुरानी हटती जाएंगी पीछे से। अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट है ये। लिखो अब इसके बाद, प्रमुख गुणवत्ता पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भी क्वालिटी का? डेमिंग पुरस्कार। डेमिंग कौन था? टीक्यूएम का जनक। तो उन्हीं के नाम पर क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा देश देता है? क्योंकि जापान की पहचान बनाने वाले ही देखिए ये थे, काइजेन। याद हो तो आपको क्या नाम बताया था? काइजेन। काई का मतलब चेंज और जेन का मतलब गुड। चलो आ जाए, लिखो भाई। प्रमुख गुणवत्ता पुरस्कार नंबर 1 लिखो, डेमिंग पुरस्कार। 2-3 लाइनें हैं, नोट कर लीजिए इनकी। टीक्यूएम का सर्वोच्च पुरस्कार, टीक्यूएम का सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार। फिर लिखिए, यह पुरस्कार 1951 से, यह पुरस्कार 1951 से
जापान द्वारा दिया जा रहा है। और जापान की एक यूनियन है वो देती है, JUSE, JUSE के द्वारा, जापान यूनियन साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस यूनियन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, JUSE द्वारा, जापान यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। दो पुरस्कार और हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जो बड़े पुरस्कारों में से एक है क्वालिटी का। एक तो डेमिंग हो गया और दूसरा और देखते हैं। आगे चलें। दूसरा पुरस्कार EFQM उत्कृष्टता पुरस्कार, यह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। EFQM उत्कृष्टता पुरस्कार। नंबर 2 EFOQ। अच्छा, नीचे गलत लिख रखा है ये, EFQM का पूरा नाम क्या है? यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। QM का मतलब क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट। लिख लीजिए इसका पूरा नाम, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। लिखो इसमें, औद्योगिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। एक पुरस्कार और है, मैल्कम बॉल्ड्रिज पुरस्कार, तीसरा। 3 पुरस्कार हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। मैल्कम बॉल्ड्रिज पुरस्कार, ये USA द्वारा दिया जाता है। यह USA द्वारा दिया जाता है। तीन पुरस्कार हैं, पहला डेमिंग आया, दूसरा आया EFQM और तीसरा मैल्कम बॉल्ड्रिज पुरस्कार। एक USA का था, एक यूरोप का था और एक जापान का। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है? डेमिंग का माना जाता है। गुणवत्ता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? डेमिंग पुरस्कार। और इस तरह से हमारा टॉपिक समाप्त होता है, जिसका नाम क्या है? TQM।